चंद्रकला छाया के कमरे के दरवाजे पे स्तब्ध खड़ी थी। छाया के मुंह से निकलते झाग बढ़ रहे थे। दरवाजे के पीछे की आवाजें और तेज होती जा रही थी। चंद्रकला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो एक बार छाया की तरफ देख रही थी तो एक बार दरवाजे की तरफ। नंदिनी छाया की ये हालत देखकर पागल होती जा रही थी। अपने हाथ से उसके गाल थपथपा रही थी और पागलों के जैसे बिलख रही थी। तभी उसकी नजर चंद्रकला पर पड़ी और वो दौड़कर चंद्रकला के पास गई और उसके पैरों में गिर के गिड़गिड़ाने लगी। चंद्रकला, चंद्रकला कुछ करो, देखो ना छाया को क्या हो रहा है। नंदिनी ने चंद्रकला से भीख मांगते हुए कहा, पर चंद्रकला के पास देने के लिए कुछ नहीं था। वो नहीं जानती थी कि वो क्या करे, पर ऐसे छाया को मरते हुए तो नहीं देख सकती थी। वो दौड़कर छाया के पास गई और छाया के गले में जो टीले वाले बाबा का रुद्राक्ष पहनाया था उसे पकड़कर मंत्रोच्चार करने लगी। लेकिन उन मंत्रोच्चार का भी कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि छाया और तड़पने लगी थी। चंद्रकला ने कुछ सोचा, गुस्से में उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे से अभी भी वैसी ही आवाजें आ रही थी। चंद्रकला दरवाजे के बिल्कुल पास में पहुंची और धीरे से दरवाजे के कान में कुछ कहने लगी। मालती, मालती, शांत हो जाओ। मालती बरसों बाद अपना नाम सुनकर भावुक हो गई। आवाजें कम तो हुई, लेकिन उन आवाजों में सिसकियां सुनाई देने लगी। मालती, मैं जानती हूँ तुम मुक्त होना चाहती हो। मुझ पे विश्वास रखो, मैं मुक्त करूंगी तुम्हें यहाँ से। चंद्रकला के ये कहने पर मालती कुछ और शांत होने लगी। हवेली के लोग ये सब देखकर अचंभित हो रहे थे, पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि बहुत धीरे बात कर रही थी। चंद्रकला नहीं चाहती थी कि अभी से किसी के सामने मालती का नाम आए, पर नंदिनी को इन सब से कुछ मतलब नहीं था। उसे तो मतलब था सिर्फ छाया से, और छाया की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। बस मुझे थोड़ा समय चाहिए, मुझे पता करना है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। बस तब तक तुम अपने गुस्से को शांत रखो, मेरा बस इतना कहा मान लो। इस पर मालती बिल्कुल शांत हो गई और सबने चैन की सांस ली, लेकिन छाया अभी भी वैसे ही तड़प रही थी। मालती, छाया को ठीक कर दो, वो बच्ची है, उसका इन सब में कोई दोष नहीं है। चंद्रकला के कहने पर मालती ने जोर की एक हुंकार भरी, जैसे वो मना कर रही हो। मालती की हुंकार सुनकर वहां सब लोग डर गए। मुक्त होना है तो छाया को ठीक करना होगा, चंद्रकला ने बिना मालती का नाम लिए कहा। मालती ये सुनकर वापस शांत हो गई और देखते ही देखते छाया के मुंह से झाग निकलना बंद हो गया और बुखार भी कम होने लगा। नंदिनी ने छाया को कस के गले से लगा लिया। सबके चेहरे पर एक मुस्कान लौट आई। नंदिनी चंद्रकला के पास आई और हाथ जोड़कर धन्यवाद कहने लगी। दाई अम्मा भी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। चंद्रकला ने सबको हाथ जोड़कर नमस्कार किया और वो वहां से चली गई। लेकिन यामिनी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसे अपनी हार होते हुए दिखाई दे रही थी। रात हो चुकी थी और चंद्रकला अपने घर पर नीति के साथ खाना खा रही थी, पर उसके हलक से खाना नीचे नहीं उतर रहा था। उतरता भी कैसे? उसे आज ये पता चला था कि नीति के अंदर बुरी शक्तियां भी हैं। एक तो उसे ये चिंता खाए जा रही थी और दूसरी ये कि प्रतिष्ठि यज्ञ करके उसने ये तो पता लगा लिया था कि कमरे के अंदर कौन था, पर कमरे के अंदर जाए बिना वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसको ये जानना भी बहुत जरूरी था कि आखिर ये सब किसने किया था और क्यों किया था, और इन सब सवालों के जवाब सिर्फ यामिनी के ही पास थे, पर वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। तो आखिर चंद्रकला करे तो करे क्या? यही सब सोच सोच के चंद्रकला परेशान हुए जा रही थी। परेशान चंद्रकला को देखकर नीति को भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो चंद्रकला के चेहरे पे हंसी लाने के लिए कुछ न कुछ अटपटी हरकतें कर रही थी, पर किसी चीज का कुछ असर नहीं हुआ। चंद्रकला पूरी तरह निराश हो चुकी थी। उसे उम्मीद की कोई किरण नहीं नजर आ रही थी। उसने काली माँ की तरफ शिकायत भरी नजरों से देखा और मन में कहा, हे माँ, कुछ तो रास्ता दिखा, अब तो बस तुझसे ही उम्मीद है। लेकिन आखिरकार थक हार कर चंद्रकला नीति को अपने पास में लिटा कर सो गई। माँ, आज रात में तो आप कहीं नहीं जाओगे ना?
नीति ने बड़े ही मासूमियत से पूछा। नहीं बेटा, कहीं नहीं जाऊंगी। चंद्रकला ने चेहरे पर झूठी हंसी लाते हुए कहा और नीति से लिपट कर सो गई। कुछ ही देर में माँ बेटी दोनों गहरी नींद में चले गए। रात के 2 बजे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। चंद्रकला की नींद खुली तो हल्की सी चिंता हुई कि इतनी रात को कौन आया होगा। चंद्रकला उठी और जाके दरवाजा खोला तो देखा कि सामने दाई अम्मा खड़ी थी। दाई अम्मा, आप इतनी रात में? क्या हुआ, सब ठीक तो है? चंद्रकला ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए पूछा। हाँ चंद्रकला, सब ठीक है, दाई अम्मा ने जवाब दिया। तो इतनी रात कैसे आना हुआ? हवेली में तो सब ठीक है, छाया भी ठीक है? चंद्रकला ने फिर पूछा। हाँ, अभी तो सब ठीक है, दाई अम्मा ने दबी आवाज में कहा। अभी तक तो सब ठीक है मतलब? चंद्रकला ने थोड़ी हैरानी से पूछा। मतलब यही कि हम तुम्हारी और यामिनी की बातें सुन चुके हैं, और वो 12 साल और 12 दिन वाली बात भी, दाई अम्मा ने हिचकिचाते हुए कहा। पर चंद्रकला अब ध्यान से सुनने लगी। और 12 साल और 12 दिन होने में बस 2 दिन बचे हैं। दाई अम्मा ने अपनी बात पूरी की और चंद्रकला ये सुनकर चौंक गई। क्या? और आपको कैसे पता ये सब? चंद्रकला ने चौंक कर पूछा। हमें सब पता है, हम जानते हैं कि उस रात क्या हुआ था। ये सुनकर चंद्रकला की आंखों में उम्मीद की एक किरण नजर आई। उसने इधर उधर देखा, दरवाजा बंद किया और जल्दी से दाई अम्मा को अंदर बुला लिया और वहां पड़ी कुर्सी पर बिठाते हुए पूछा। बताइए, जल्दी बताइए, क्या हुआ था उस रात? चंद्रकला ने हड़बड़ी में पूछा, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पास समय बहुत कम था। दाई अम्मा ने भी देर ना करते हुए तुरंत बताना शुरू किया। सब लोग खुश थे उस दिन। मालती को लड़का देखने आने वाला था और सरपंच जी की शर्त के अनुसार लड़का घर जवाई बनने के लिए तैयार भी था। सरपंच जी ने तो अपनी तरफ से रिश्ता पक्का ही कर दिया था, बस मालती का हाँ बोलना बाकी था। घर में खुशी का माहौल था तो यामिनी का भाई योगेंद्र भी आया हुआ था। सब आंगन में बैठे हुए थे। हंसी ठिठोली चल रही थी कि एकाएक मालती की तबीयत बिगड़ी और उसे उल्टी सी होने लगी और वो दौड़कर गुसल खाने की तरफ भागी। मैं भी उसके पीछे पीछे गई और उसकी नब्ज जांची। बाहर सब चिंतित हो रहे थे कि अचानक मालती को क्या हो गया। कुछ देर बाद मालती सीधा अपने कमरे में चली गई और मैं आंगन में आई। क्या हुआ दाई अम्मा, मालती कहाँ है? सरपंच जी ने चिंतित होकर पूछा। बोलिए दाई अम्मा, मालती ठीक तो है? माधव ने भी अपनी चिंता जाहिर की। अरे क्या मुंह में भूसा ठूस लिया है, बोलती क्यों नहीं? यामिनी ने चढ़ते हुए पूछा। अरे आप चुप क्यों खड़ी है, कुछ तो बोलिए। योगेंद्र ने भी पीछे पीछे पूछा। मैं चारों तरफ से सवालों से घिर गई थी, लेकिन मेरी जबान जैसे अटक गई थी। हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। मालती! सरपंच जी ने पहले जोर से आवाज लगाई और फिर गुस्से में मुझसे कहा। दाई अम्मा बताइए, कहाँ है मालती और कैसी है वो? मालिक वो मुझसे बोला नहीं जा रहा था। क्या मालिक वो बोलो? सरपंच जी ने और गुस्से में पूछा। मालिक, मालती बिटिया पेट से है। मैंने आखिरकार जवाब दिया, पर जैसे ही ये सबने सुना सबके चेहरे का रंग उड़ गया। किसी को भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। बड़े मालिक अपना सर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गए। खुशी का माहौल मातम में बदल गया। लड़के वालों को समाचार भिजवा कर मना किया गया। मालती अपने कमरे में फूट फूट कर रो रही थी। मैं उसे बहुत समझा रही थी, पर मेरी एक नहीं सुन रही थी। मेरे बहुत जतन करने के बाद उसने मुझे सारी बातें बताई कि बगल के गांव में एक लड़का है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। जब मैंने उससे पूछा कि समस्या क्या है, मालिक को पहले ही क्यों नहीं बता दिया, तो उसने कहा कि क्योंकि मुझे पता है कि भैया कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने पूछा कि स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन क्यों? तो मालती ने कहा कि वो हमारी बिरादरी का नहीं है, भैया सब कुछ स्वीकार कर लेंगे, लेकिन बिरादरी के बाहर का लड़का कभी नहीं। ये बात तो मैं भी जानती थी कि चाहे सरपंच जी मालती से कितना भी प्यार क्यों ना करते हो, पर वो बिरादरी के बाहर का लड़का कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वो बिरादरी, समाज, इन सब में बहुत मानते थे।
उनके लिए इन सब से बढ़कर कुछ नहीं था और हमारी ये सब बातें योगेंद्र ने बाहर कान लगाकर सुन ली थी। और जब मैं चाय लेकर यामिनी के कमरे के आगे से जा रही थी तो मैंने योगेंद्र, माधव और यामिनी की बातें सुनी और उनकी बातें सुनकर मैं दंग रह गई। वाह, बिरादरी के बाहर जाकर नाक कटवा कर आई है तुम्हारी प्यारी बहन, योगेंद्र ने माधव के कान भरते हुए कहा। योगेंद्र, बहन तो कहो ही मत, हरामजादी है साली, माधव ने गुस्से में कहा। मैं तो हमेशा से ही कहती थी कि लड़की है लड़की की तरह रखो, लेकिन नहीं, रामनाथ भाई साहब अकेले ही कभी भी कहीं पर भी भेज देते हैं, तो भुगतो। यामिनी ने भी अपनी भड़ास निकालते हुए कहा, क्योंकि यामिनी कभी मालती को पसंद नहीं करती थी। उसको इतनी आजादी और सबसे इतना प्यार मिलना यामिनी को कभी पसंद नहीं था। ये सब छोड़ो और ये सोचो अब करना क्या है, माधव ने योगेंद्र और यामिनी से पूछा। अरे हम क्या करेंगे? करेंगे तो अब तुम्हारे बड़े भाई साहब, तुम्हारी बहन का ब्याह उस बिरादरी बाहर के लौंडे से, योगेंद्र ने ताना मारते हुए कहा। योगेंद्र, कुछ भी मत बोलो, भाई साहब ऐसा कभी नहीं होने देंगे, उनके लिए समाज और बिरादरी सबसे बढ़कर है, माधव ने योगेंद्र की बात को नकारते हुए कहा। उनके लिए उनकी बहन सबसे बढ़कर है। 2 दिन मालती के आंसू देखेंगे और पिघल जाएंगे और आ जाएगा घर में बिरादरी के बाहर का घर जवाई। योगेंद्र की बातों में अब माधव को भी सच्चाई दिखने लगी थी। और आपको तो भाई साहब वैसे ही नकारा समझते हैं, तो फिर वही लड़का करेगा राज इस घर पर और सरपंच की गद्दी पर। यामिनी ने जलती आग में घी डालने का काम किया। अरे तो करे क्या, अब क्या अपनी ही बहन को मार दे, माधव ने झल्लाते हुए कहा। एक नंबर के मूर्ख आदमी हो तुम अपने हाथ गंदे क्यों करोगे? ये काम तुम रामनाथ भाई साहब से करवाओगे। योगेंद्र की ये बात माधव को बहुत बेतुकी लगी। योगेंद्र, तुम क्या सठिया गए हो? अपनी जान से बढ़कर प्यार करते हो मालती से और तुम कह रहे हो कि वो मालती को मारेंगे? ऐसा वो सपने में भी नहीं सोच सकते, माधव ने चिढ़ते हुए कहा। इज्जत और बिरादरी का डर जान से भी बढ़कर होता है जीजाजी, योगेंद्र ने तर्क देते हुए कहा। पर माधव फिर भी समझा नहीं। मतलब? माधव ने पूछा। मतलब यही कि बिरादरी और समाज का डर इतना बैठा दो भाई साहब के दिमाग में कि वो खुद जाकर मालती का गला घोट दे और खुद उस गुनाह के दोष में जी ना पाए, और फिर सब कुछ होगा तुम्हारा और यामिनी का। माधव को योगेंद्र की बात में दम लग रहा था और उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। लेकिन ये सब बातें सुनते सुनते मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मेरे हाथ से चाय का कप नीचे गिर गया। जैसे ही कप गिरने की आवाज आई, योगेंद्र दौड़कर बाहर आया और मुझे देखकर चौंक गया। उसको समझ आ गया कि मैंने सब सुन लिया। मेरा बड़ा बेटा योगेंद्र की फैक्ट्री में काम करता था। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो वो मेरे बेटे को मार देगा। मैं सब कुछ जानते हुए भी मजबूरी में चुप रही और फिर तीनों ने मिलकर सरपंच जी को समाज और बिरादरी के नाम पर इतना भड़काया कि सरपंच जी का खून खौल उठा। वो गुस्से में उठे और मालती के कमरे की तरफ बढ़े। मालती अपने कमरे में बैठे रो रही थी। गुस्साए सरपंच जी अंदर आए। मालती उनसे कुछ कहना चाहती थी, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, सरपंच जी ने उन्हें कोड़ों से मारना शुरू कर दिया। मालती दया की भीख मांगने लगी, पर सरपंच जी ने एक न सुनी। आखिर में मालती ने कहा, भैया मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, कभी लौट कर नहीं आएंगे। मालती ने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हुए कहा, पर सरपंच जी को इस बात पे और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो मालती के पास गए और उसके गले को पकड़ते हुए कहा, भाग के शादी करेगी, समाज में हमारा नाम उछालेगी, इससे तो अच्छा है कि हम तुमको जान से ही मार दे। कहते हुए सरपंच जी ने थोड़ा और जोर से गला दबाया। भैया मेरे पेट में बच्चा है, उसका तो ख्याल करो, मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मालती ने अपनी जान की भीख मांगते हुए कहा, पर बच्चे का नाम सुन के सरपंच जी को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो और जोर से गला घोटने लगे। मालती तड़पने लगी, अपने हाथ पांव पटकने लगी, पर सरपंच जी के जोर के आगे वो बेबस हो रही थी और उसने देखा कि दरवाजे पर माधव, यामिनी और योगेंद्र तीनों खड़े थे।
उन तीनों को देखकर मालती अब हिम्मत हार गई और धीरे धीरे देखते ही देखते मालती के हाथ पैर हिलने बंद हो गए। तब जाकर सरपंच जी को एहसास हुआ कि उनके हाथों से क्या अनर्थ हो गया और वो मालती से दूर हट गए। तभी बाहर किसी की आवाज हुई। माधव आवाज सुनकर बाहर की तरफ गया। बाहर एक नौजवान लड़का खड़ा था। कौन हो भाई? माधव ने पूछा। जी, मेरा नाम जितेंद्र है। मैं आपकी बहन मालती से प्यार करता हूँ और उसका हाथ मांगने आया हूँ, सामने खड़े लड़के ने जवाब दिया। ये सुनते ही माधव के होश उड़ गए, क्योंकि अंदर मालती की लाश पड़ी थी और बाहर ये लड़का। क्या करेगा माधव इस लड़की के साथ, और कैसे हुई फिर सरपंच जी की मौत, और ये सब पता लगने के बाद आगे क्या करेगी चंद्रकला?